कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत का पाठ 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भारतीय कपड़े का पतन। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, इस प्रकार भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। क्या हो गए? हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकर ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। चित्र को देखिए। बंगाल का एक तांती बुनकर बेल्जियन चित्रकार सोल्विंस द्वारा बनाया गया। इसमें देखिए, इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि गड्ढे वाला करघा क्या होता है? लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे, उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गए। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे? इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी, और न ही ब्रिटेन का कपड़ा मिलों में बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। आपने पश्चिमी भारत में स्थित शोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों को आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे खेतिहर मजदूर बन गए थे। कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई। आगे देखिए, स्रोत 1 और 2 को देखिए। अर्जी भेजने वालों ने अपनी भूखमरी के लिए किन परिस्थितियों की जिम्मेदारी बताया? किसको जिम्मेदार बताया? देखिए, हम भूख को मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि हम औरांग ख़त्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवार के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते हैं। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड हम पर कृपा नहीं करता है और हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता है तो हम भूखों मर जाएंगे, अर्थात भूखे मर जाएंगे। आगे देखिए, कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने
समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया था। सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई कामगार हूँ। भारी कष्ट के साथ मैं ये पत्र लिख रही हूँ। कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियाँ थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनकी श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखों मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपये की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चिंत रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इसी तरह मेरी तीनों बेटियों ने अपने अपने घर चली गई। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार में सूत भेजती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया है। मैंने बहुतों से पूछा है। लोग कहते हैं कि बाहर से विलायती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने में भी नहीं पहन पाते हैं। वे गल कर तार तार हो जाता है। कष्टों में फंसी एक कताई कामगार की आप बीती।